अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। तिवाड़ी ने फौरन अपना लहजा बदल लिया। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कुर्सी की पोस्ट से टेक लगाते हुए बोला, कैप्टन मेहता, तुम तो बुरा मान गए। मेरा मतलब यह था कि तुम एक तजर्बाकार अफिसर हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए, हमारा महकमा सेंट्रल खुफिया पुलिस का है। देश का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, देश की साख को इतना ज़बरदस्त धचका लगा है, तो लाजमी तौर पर उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हमारा महकमा ही करेगा। मैंने इंतहाई जिम्मेदार अफसर के किरदार की अक्कासी करते हुए कहा, सारी ये केस मैं अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अभी से इसकी तहकीकात शुरू कर दूँ। तिवाड़ी ने ऐनक उतार कर टिश्यू पेपर से उसके शीशे साफ करते हुए इस बात में सर हिलाया और बोला, हम इसका फैसला आज ही करेंगे कि ये केस किसको सौंपा जाना चाहिए। बहरहाल तुम रत्ती झाल डैम की फैले मंगवा कर उसकी स्टडी करो। तुम जा सकते हो कैप्टन, मैंने नमस्ते कहा और कमरे से निकल आया। अपने कमरे में आया तो मेरी कनपटियां बज रही थीं। दिमाग बड़ी तेजी से एक ही ख्याल का चक्कर लगा रहा था। तिवाड़ी को शायद मुझ पर शक हो गया है। हाँ, जेहानी टंडन ने भी मुझ पर ऐसा ही शक किया था। जाहिर है कि उसने तिवाड़ी को मेरे बारे में अपने शकूक जरूर बता दिए होंगे। आखिर तिवाड़ी भी उसका साथी था, तो क्या इससे भी निमटना होगा? हाँ, ये बहुत ज़रूरी हो गया था, वगरना मैं अपने वतन की खातिर आगे कोई काम नहीं कर सकता था। ये शख्स न सिर्फ मेरा रास्ता रोकने वाला था, बल्कि उसकी बातों से मुझे ये शक भी पड़ा कि यह शायद मेरी निगरानी शुरू करवा रहा है। जहरीले सिगार मेरे पास मौजूद थे, मैं इनकी मदद से तिवाड़ी को भी अपने रास्ते से हटा सकता था। सारा दिन मेरे दिल में अजीब सी खदबदी लगी रही। मुझे अपने गिर्द एक जाल सा फैला हुआ महसूस होने लगा था। दफ्तर में मैं 4:30 बजे तक रहा। इसके बाद तिवाड़ी ने मुझे अपने कमरे में न बुलवाया। मैं दफ्तर से निकला तो मेरा जहन परेशान था। महज तफरीह की खातिर मैंने गाड़ी का रुख कुतुब साहब की तरफ मोड़ दिया। शाम तक वहाँ पार्क में फिरता रहा। वहाँ एक जगह चाय पिया। जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो मैं चांदनी चौक में आ गया। सामने सिनेमा हाउस के बाहर एक नई फिल्म का बोर्ड लगा था। गाड़ी एक तरफ पार्क करके गैलरी का टिकट खरीदा और सिनेमा हॉल में जाकर बैठ गया। मेरी आंखें पर्दा सेमी पर लगी थीं, लेकिन जहन में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि तिवाड़ी से कहाँ निपटा जा सकता था। वो सिगरेट पीता है, उसे सिगार पेश करने पड़ेंगे। यह सिगार उसे किसी ऐसी जगह पेश करने चाहिए जहाँ बाद में उसकी लाश कम अज़ कम एक आध घंटे तक अकेली पड़ी रहे, ताकि मैं जय वरदान से काफ़ी दूर जा सकूं। मैं सिनेमा हॉल में बैठा कुछ सोच रहा था, और हालात किस कदर संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं ये मुझे इल्म ही नहीं था। इंट्रोल हो गया। इंट्रोल के दौरान भी सिनेमा हॉल में बैठा रहा। यह मेरी इंतहाई खुशकिस्मती थी कि मैं इंट्रोल में उठकर वापस अपने मोती नगर वाले मकान पर नहीं आ गया था। तकदीर भी क्या चीज़ है। कभी ऐसा होता है कि तकदीर इंसान को इधर उधर से घेर कर मौत के सामने ला खड़ा करती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि तकदीर इंसान को ऐसे तरीकों से मौत के मुंह से बचाती है कि आदमी हक्का बक्का होकर रह जाता है। इंट्रोल के बाद फिल्म शुरू हो गई। मैं फिर अपने मंसूबों की दुनिया में खो गया। बीच बीच में एक आध मिनट के लिए फिल्म पर तवज्जो दे देता और फिर अपने ख्यालात में खो जाता। 9:30 बजे फिल्म ख़त्म हुई तो मैं गाड़ी निकाल कर अपने मकान की तरफ रवाना हो गया। अक्टूबर की खुनक रात में दिल्ली की सड़कें रोशनियों से जगमगा रही थीं। बड़े पुल से उतरकर अपने मोती नगर वाले मकान की तरफ गाड़ी मोड़ने ही वाला था कि तकदीर ने मुझे एक रेस्तोरां की तरफ मोड़ दिया। दिल में ख्याल आया कि खाना किसी रेस्तोरां में खाना चाहिए। नौकरानी ने वही दाल पकई होगी। तकदीर मेरी हिफाजत कर रही थी। रेस्तोरां में बैठकर मैंने खाना खाया, फिर कॉफ़ी मंगवाई। अचानक मुझे सजाता का ख्याल आ गया। सोचा क्यों ना फ़ोन करके उससे मोहब्बत की दो चार बातें की जाए। मैंने नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजी। किसी ने रिसीवर उठाया। मैंने कहा, हेलो सजाता। दूसरी तरफ से सजाता की आवाज़ आई, सॉरी रॉन्ग नंबर। मैंने जल्दी से कहा, सजाता, मैं कैप्टन किशन मेहता बोल रहा हूँ। सजाता ने झिझलाकर मेरी बात काटते हुए कहा, कह जो दिया है रॉन्ग नंबर है। दूसरी तरफ से फ़ोन का सिलसिला मुनक़ते कर दिया गया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि सजाता को आज क्या हो गया है। अचानक मुझे याद आया कि सजाता ने मुझे एक बार हिदायत की थी कि अगर तुम घर पर कभी फ़ोन करो और घर पर किसी किस्म के रिश्तेदार या मेहमान बैठे हों और तुमसे उनके सामने राजो नियाज की बातें ना कर सकूं, तो मैं तुम्हें झल्ला कर सॉरी रॉन्ग नंबर कहूँगी।
फिर तुम मुझे 2 मिनट बाद कमला के घर फ़ोन कर दिया करना। कमला का मकान सजाता के मकान के साथ ही था। सजाता ने मुझे कमला का फ़ोन नंबर भी लिखवा दिया था। 1-2 बार ऐसा पहले हो चुका था और मैंने कमला के फ़ोन पर सजाता से बातें की थीं। मैं समझ गया कि सजाता के यहाँ कुछ लोग आए बैठे हैं जिनके सामने वो मुझसे खुलकर बातें नहीं कर सकती। मैंने जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल कर देखी। उसमें कमला के मकान का फ़ोन नंबर मौजूद था। अब मुझे 2-3 मिनट तक इंतज़ार करना था ताकि सजाता अपने मकान से निकलकर कमला के मकान पर पहुंच जाए। मैं सिगरेट सुलगाकर काउंटर के पास खड़ा रहा। जानबूझकर मैंने पूरे 5 मिनट बाद कमला के घर फ़ोन किया तो सजाता ने फ़ोन उठाया। मैंने हंसकर पूछा, कौन मेहमान आ गया आज तुम्हारे यहाँ सजाता, कि जिनके सामने तुम मुझसे बात नहीं कर सकती? सजाता की आवाज़ कुछ परेशानी थी। वो धीमी आवाज़ में बोली, किशन अपनी कोठी में अभी ना जाना, किसी दूसरे शहर चले जाओ। कोठी में पुलिस आई हुई है, वो तुम्हारे बारे में पूछ-गुछ कर रही है। यक बरगी तो मेरे दिल जैसे डूब सा गया, लेकिन मैंने जल्दी संभल कर कहा, ऐसी कौन सी बात है सजाता? पुलिस को ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई है। सजादा की आवाज़ आई, प्लीज़ किशन, मिस्टर तिवारी और अजय पुलिस भी हमारी कोठी पर मौजूद हैं। तुम किसी दूसरे शहर चले जाओ। वो जो कुछ कह रहे हैं मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम ऐसे नहीं हो सकते। प्लीज़ किसी दूसरे शहर चले जाओ, अपने मकान पर मत जाना। मैं बड़ी मुश्किल से कमला के घर तक आई हूँ। और सजाता ने फ़ोन बंद कर दिया। अचानक सारा दिल्ली मुझे अपना दुश्मन नजर आने लगा। हर आदमी मुझे अपनी तरफ से मशकूक निगाहों से घूरता हुआ मालूम हुआ। मैं इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि मेरे होंठ उस वक्त खुश्क हो गए थे। जहन सनसना रहा था। ये कफिया चंद सेकंड तक तारी रही। मैं सिगरेट का कश लगाना भी भूल गया था। काउंटर से हटकर अपने टेबल पर गया तो सिगरेट स्ट्रे में मसल डाला और बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी के साथ रेस्तोरां के माहौल का जायजा लिया। जिस बात का मुझे कल से अंदेशा और धड़का लगा हुआ था, आखिर वो सच निकली थी। उन्होंने मेरे घर पर छापा मारा होगा। मैं वहाँ नहीं मिला तो वो सजाता के घर आ गया। उन्होंने सजाता के घर की नाकाबंदी कर रखी होगी। अब ख्याल आया कि अगर मैं सिनेमा हाउस से निकलकर सीधा सजाता के मकान की तरफ चला जाता तो इस वक्त मुझे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी होती। मैंने बिल अदा किया और गाड़ी लेकर दिल्ली की सड़कों पर निकल खड़ा हुआ। रात के 11 बज रहे थे। मैं कनॉट पैलेस के पहलू से होता हुआ कुतुब रोड पर आ गया। मेरे पास दिल्ली में मुकीम अपने खासुल खास एजेंट का खुफिया टेलीफोन नंबर था, जो मुझे इसलिए दिया गया था कि अगर कभी हालात इंतहाई से गैर शिकल इख्तियार कर जाएं तो मैं मदद के लिए उसे फ़ोन करूं। कोतब रोड पर एक जगह मुझे पार्क के करीब केमिस्ट की दुकान नजर आई जो खुली थी। मैंने गाड़ी एक तरफ खड़ी की और दुकान में जाकर काउंटर पर खड़े दुकानदार से कहा कि मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है। उसने फ़ोन मेरे आगे कर दिया। मैंने अपना मुंह रिसीवर की तरफ कर लिया और रिसीवर उल्टाकर खुफिया नंबर मिलाया। मैं ये फ़ोन पहली बार कर रहा था। मेरा हलक तनाव की वजह से खुश्क हो रहा था। मैंने हेलो कहकर अपना कोड नंबर बताया तो दूसरी तरफ से किसी आदमी की भारी आवाज़ आई, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? फ़ौरन गायब हो जाओ, दोबारा फ़ोन न करना। फ़ोन बंद कर दिया गया। मैंने रिसीवर खामोशी से रख दिया। दुकानदार को 2 रुपए दिए, गाड़ी में बैठा और शहर की मशरकी सिमत रवाना हो गया। मेरी मंजिल खलील का घर था। इस सारे शहर में मुझे खलील रक्षा ड्राइवर का घर ही एक जाए पनाह नजर आ रही थी। मेरा रास्ता तश बम हो चुका था। सारे शहर की पुलिस को चौकस कर दिया गया होगा। मेरी तलाश में जगह जगह छापे मारे जा रहे होंगे। मैं दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने मुझे अपने मोती नगर वाले मकान की तरफ नहीं जाने दिया। मैं सजाता का भी शुक्रगुजार था कि उसने मुझे अपने घर आने से रोक दिया, वरना मैं इस वक्त दिल्ली कले के तंगो तरीक तहखाने में बंद होता और मुझ पर तरह तरह का तशद्दुद किया जा रहा होता। मेरे पास सिवाय इन कपड़ों के जो मैंने पहन रखे थे और कोई लिबास नहीं था। जेब में 300-400 रुपए थे। दफ्तर का आईडी कार्ड था। गाड़ी के डैशबोर्ड में कैप्टन मेहता के नाम के कागजात पड़े थे। मैं इस गाड़ी से भी जल्द पीछा छुड़ाना चाहता था। रेलवे स्टेशन, लारी अड्डे या एयरपोर्ट पर जाना अपनी मौत को आवाज़ देने के बराबर था। पुलिस ने इन तमाम जगहों की लाजमी तौर पर नाकाबंदी कर रखी होगी। मुझे दूर से तिमारपुर की बस्ती की रोशनियां दिखाई देने लगी। मैंने लखनऊ रोड के नाके पर जाकर गाड़ी को दरियाई जमुना के बंद वाली सड़क पर डाल दिया। काफ़ी आगे जाकर मैंने गाड़ी अंधेरे में एक जगह खड़ी की और बाहर निकलकर सर झुकाए खलील के कोने वाले क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। शहर की बत्ती जल रही थी। गली खाली पड़ी थी।
मैंने दस्तक दी तो अंदर से किसी की आवाज़ आई, कौन है भैया? मैंने कोई जवाब ना दिया। मुझे खुशी हुई कि यह खलील की आवाज़ थी। मैं दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। दरवाज़ा खुला, खलील ने झांक कर बाहर देखा। कौन यहाँ है इस वक्त? मैं रोशनी में आ गया तो खलील मुझे देखता रह गया। फिर उसने गली में दाएं बाएं निगाह दौड़ाई और मुझे इशारे से अंदर बुलाया। खैरियत तो है ना? उसने गर्म चादर सर पर ओढ़ी और मुझे साथ लेकर गली से निकला। वैरान तालाब के किनारे अपने गैराज में ले आया। आसपास अंधेरा छाया हुआ था। मैंने उसे अपनी गाड़ी के बारे में बताया तो कहने लगा, मैं उसे बिल्कुल तोड़ फोड़ दूंगा, तुम फिक्र न करो, सुबह तक वो पहचानी नहीं जाएगी। तुम यहाँ आराम से बैठो, अंदर से कुंडी लगा लेना, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। मैंने मुसलमान कैप्टन शाहजी के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, उनका तबादला मुंबई हो गया है, वो दिल्ली में नहीं है, सुबह सुबह आऊँगा। खलील बाहर निकल गया और मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। चारपाई पर लेटकर जाने क्या क्या सोच रहा और कैसे कैसे मंसूबे बनाता रहा। इस साला में किसी वक्त नींद आ गया और जब आंख खुली तो गैराज के बंद दरवाजों में से सुबह का फीका फीका उजाला अंदर आ रहा था। फिर ताला खुला और खलील अंदर आ गया। वो मेरे लिए नाश्ता लाया था। अब मैंने उसे सारी बात बताई कि मेरा राज फांस हो चुका है। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस तरह बेहोश हो जाऊं। यहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक दो दिन ही रह सकता हूँ। खलील नाश्ते का डब्बा मेरे सामने खोल कर बोला, शाहजी यहाँ होते तो तुम्हें कोई मशवरा दे सकते थे, मुझे इन बातों का ज़्यादा तजर्बा नहीं है। वैसे अगर तुम पसंद करो तो यहाँ एक हफ्ते तक रह सकते हो। मैं इसलिए भी यहाँ रहना चाहूँगा कि मेरी दाढ़ी बढ़ जाए। मैं दाढ़ी छोड़ रहा हूँ ताकि हुलिया किसी हद तक बदल जाए। तुम आज अखबार नहीं लाया? खलील बोला, अखबार अभी कहीं नज़र नहीं आया था, मैं थोड़ी देर में तुम्हें ला दूंगा। अच्छा अब मैं जाता हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगा। खलील चला गया और बर्तन भी साथ ले गया। जब वो दोबारा आया तो दिन काफ़ी निकल आया था। मैंने जल्दी से अखबार लेकर खोला। दूसरे ही सफ़े पर मेरी तस्वीर के साथ एक दो कलमी खबर छपी हुई थी। लोगों को खबरदार किया गया था कि कैप्टन मेहता नाम का एक पाकिस्तानी जासूस जो असल में मुसलमान है, भारतीय हुकूमत के कीमती राज लेकर फरार हो गया है। जिस किसी को जहां कहीं नजर आए उसे पकड़कर करीब थाने पहुंचा दिया जाए। अगर किसी को उसके बारे में कुछ मालूम हो तो वो मंदरजा झेल टेलीफोन नंबरों पर इतला कर दे, उसे 10,000 रुपये बतौर इनाम दिए जाएंगे। मेरी तस्वीर बड़ी नुमाया छपी थी। इस हालत में अगर मैं बाहर निकलता तो किसी भी जगह पकड़ा जा सकता था। मैंने अखबार तय करके खलील को दिया। अब तो मुझे अपना हुलिया बदलने की सख्त ज़रूरत है। खलील को सोच कर बोला, तुम दाढ़ी बढ़ा लो, सर मुड़वा लो और खद्दर का कुर्ता पजामा पहन लो तो तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। दाढ़ी बढ़ते हुए तो 1 महीना लग जाएगा। मैं 1 महीना यहाँ रहकर तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता। खलील बोला, तुम मेरी परवाह न करो, लेकिन इस गैराज में ज़्यादा देर रहना वैसे भी खतरात को दावत देने के बराबर था। मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। मैंने खलील से कहा, खलील भैया मुझे जोगियों वाला लिबास ला दो। मेरा मतलब है गेरवे रंग की 2 चादरें, गले में डालने के लिए कुछ मालें, एक चप्पल, ऊपर ओढ़ने के लिए एक काला कंबल। ये चीज़ें तो मैं किसी न किसी तरह से पैदा कर दूंगा, मगर तुम जाओगे कहाँ? खलील ने जवाब दिया, हिंदुस्तान काफ़ी बड़ा मुल्क है, मेरे लिए ज़्यादा खतरा शुमाल की तरफ है। मैं जनूबी हिंद की तरफ निकल जाऊंगा, कुछ अर्सा किसी गुफा या जंगल के गुमनाम मंदिरों में रिपोश रहूंगा। इसके बाद सोचूंगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जैसे तुम्हारी मर्जी है। खलील ने शाने झटके। मैंने उसे कहा कि वो किसी तरीके से मेरे मकान की तरफ जाए और देखे कि वहाँ कैसी सूरत हाल है। उसने जाने का वादा किया और गैराज को बाहर से ताला लगाकर चला गया। दोपहर को मेरे लिए नान कबाब लेकर वापस आया तो कहने लगा, तुम्हारे मकान पर पुलिस की पूरी गार्ड बैठी हुई है। थानेदार ने वायरलेस सेट खोल रखा था और किसी से अंग्रेजी में बातें कर रहा था। मैं रक्षा सड़क पर खड़ा करके उधर से गुजरा था। मुझे कोई हैरत नहीं हुई, पुलिस को ऐसा ही करना चाहिए था। मैंने खलील से कहा कि वो जिस तरह से हो सके मेरे लिए जोगियों वाला लिबास ले आए। दूसरे दिन वो आया तो एक गठड़ी उसके साथ थी। उस गठड़ी में वो सब कुछ मौजूद था जिसकी मुझे जोगियों वाला हुलिया बदलने के लिए ज़रूरत थी। वो दिन भी मैंने गैराज में ही गुजार दिया और अगले प्रोग्राम के बारे में सोचता रहा। जनूबी हिंद का इलाका मेरे लिए अजनबी नहीं था, मैं उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ था। सवाल ये पैदा होता था कि मैं किस तरफ जाऊं कि पुलिस और ख़ास तौर पर खुफिया पुलिस की नज़रों से महफूज रहूं। हिंदुस्तान में जोगी साधु जगह जगह फिरते मिल जाएंगे,
लेकिन मंदिरों में मंदिरों के इलाके में जब कोई नया जोगी या साधु जाता है तो लोग एक नज़र उसे ज़रूर गौर से देखते हैं। काफ़ी सोचो विचार के बाद आखिर फैसला किया कि मुझे जनूबी हिंद में रामेश्वरम के कदीम मंदिरों की तरफ चले जाना चाहिए। मैं तमिल जबान बड़ी रवानी से बोल लेता था और उनके शास्त्रों और वेदों पर भी अबूर हासिल था। अब मसला दिल्ली से निकलने का था। पुलिस शहर से बाहर जाती गाड़ियों की ज़रूर चेकिंग कर रही होगी, इसलिए बजरिया सड़क दिल्ली से बाहर निकलना ज़्यादा खतरनाक बात थी। ट्रेन का मामला यह था कि अगर एक बार मैं उसमें सवार हो जाता तो फिर कम अज़ कम किसी दूसरे बड़े स्टेशन तक महफूज हो जाता। दूसरे रोज़ खलील ने मुझे आकर बताया कि तमिलनाडु पैसेंजर ट्रेन दिल्ली से रात के 2 बजे चलती है। ये गाड़ी मेरे लिए मौजूद थी। मैंने उसी पर सफ़र करने का फैसला कर लिया। हिंदुस्तान में साधु और जोगी लोग ट्रेन में सफ़र करते हुए टिकट नहीं खरीदते, लेकिन मैंने खलील को पैसे देकर कहा कि वो मेरे लिए दिल्ली से मद्रास तक का 3rd क्लास का एक टिकट ले आए। मैंने खलील की मदद से अपने सर के सारे बाल मूंड डाले, दाढ़ी भी मूंड डाली और जोगियों वाले कपड़े पहन लिए थे। माथे पर केसर का तिलक लगाया और गले में मनकू की मालाएं डाली। रात के 1 बजे तक मैं खलील भाई के गैराज में ही रहा। इसके बाद अल्लाह का नाम लेकर जोगी के भेष में वहां से निकल पड़ा। दरियाई जमुना बंद रोड के पास खलील ने रक्षा खड़ा कर रखा था। रक्षा स्टार्ट हुआ और हम रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। खलील ने रेलवे यार्ड की जनूबी दीवार के पास रक्षा रोक दिया। मैंने नीचे उतरकर उसे गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया और खामोशी से दीवार के टूटे हुए शगाब में से होकर रेलवे यार्ड में आ गया। सामने स्टेशन के प्लेटफॉर्म की बत्तियां जगमगा रही थीं। चलते चलते मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचा तो एक कुली से मालूम किया कि मद्रास जाने वाली तमिलनाडु पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी है। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ गया। रात आधी से ज़्यादा गुजर गई थी, फिर भी स्टेशन पर काफ़ी रौनक थी। मेरी अकाबी निगाहें वहीं पुलिस के उन 2 सिपाहियों को देख रही थीं जो टी स्टॉल पर खड़े सिगरेट पी रहे थे। वो आपस में बातें करने में मसरूफ थे। मैं स्टॉल के पीछे होकर आगे निकल गया। इंजन के करीब 3 डब्बे छोड़कर एक डब्बे में घुस गया। मुसाफिरों ने मुझे बड़ी इज्जत से जगह दे दी और मैं धन्यवाद कहते हुए बड़ी शान से विराजमान हो गया। प्लेटफॉर्म की घड़ी के मुताबिक ट्रेन चलने में अभी 20 मिनट बाकी थे। ये 20 मिनट क़यामत के 20 मिनट साबित हो रहे थे। खुदा खुदा करके गाड़ी चली। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। पैसेंजर ट्रेन थी, फरीदाबाद रुकी। वहां से चली तो बीच के चंद स्टेशन उसने छोड़ दिए और बुलंदशहर पर आकर ठहर गई। मुसाफिरों ने मुझे बताया कि यह ट्रेन ग्वालियर से आगे एक्सप्रेस बन जाती है। मुझे खुशी हुई क्योंकि मैं जितनी जल्दी हो सके शुमाली हिंद के इलाके से निकलकर जनूबी हिंद के दूर अफ्तादा सूबों में पहुंच जाना चाहता था। दौरान सफ़र कोई ख़ास बात नहीं हुई थी। अगले रोज़ सुबह 9 बजे नागपुर का जंक्शन आ गया। उस स्टेशन पर पुलिस की नफरी ज़्यादा थी। शायद वहाँ कोई वाक़या या हादसा हो गया था। सिपाही एक एक डब्बे में झांक कर देख रहे थे। मैं आंख बचाकर इंजन की तरफ चला आया। यहाँ इंजन बदला जाना था और ट्रेन को काफ़ी देर रुकना था। मैंने टी स्टार से चाय पिया और वापस आकर अपनी नशीस पर बैठ गया। बड़ी मुश्किल से ट्रेन नागपुर से चली। ट्रेन आंध्र प्रदेश में दाखिल हो गई। पहले निज़ामाबाद आया, फिर हैदराबाद और फिर करनौल। दिल्ली से मद्रास तक का सफ़र बड़ा तवील और थका देने वाला था। मद्रास पहुंचते पहुंचते रात हो गई। 11 बज रहे थे जब तमिलनाडु एक्सप्रेस मद्रास के बहुत बड़े रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई। यहाँ से मुझे मदुरा की गाड़ी पकड़नी थी क्योंकि रामेश्वरम को मदुरा से होकर जाना पड़ता था। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी ट्रेन से बाहर निकल आया। डब्बे में एक मद्रासी ने मुझे बताया कि मदुरा या मजूरा जाने वाली गाड़ी मुझे सुबह 7 बजे मिलेगी। ये वक्त ज़ाहिर है मुझे रेलवे स्टेशन पर ही गुजारना था और वेटिंग रूम से बेहतर कोई दूसरी जगह निस्बतन महफूज नहीं हो सकती थी। चुनाचे मैं प्लेटफॉर्म पर उतरते ही 2nd क्लास वेटिंग रूम की तरफ चल दिया। कुछ मुसाफिर बेद की कुर्सियों और दीवान पर गहरी नींद सो रहे थे। गुस्ल खाने में जाकर ताज़ा दम हुआ और वेटिंग रूम के कोने में रखी गद्देदार कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक सिपाही अंदर दाखिल हुआ। उसे मैंने नागपुर स्टेशन पर देखा था। सिपाही ने भी 2 एक बार मेरा जायजा लिया था और मुझे उसकी निगाहों में अपने लिए शक सा महसूस हुआ। मैं होशियार हो गया मगर बेनियाजी से बैठा रहा। सिपाही मेरे करीब आकर उर्दू में बोला, तुम किधर जा रहा है? मैंने उसे बताया कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, रामेश्वरम की यात्रा को जा रहा हूँ। मेरे साथ 1 मिनट के लिए बाहर आओ, उसने आराम से कहा।
बाहर ले जाकर क्या करोगे महाराजा? जो बात है यहीं बता दो। हम तो जोगी ब्रह्मचारी लोग हैं। मैं कुर्सी से उठा। सिपाही मद्रास का नहीं उत्तर प्रदेश का था और शायद नागपुर से मेरा पीछा कर रहा था। बाहर तुमसे एक बात करनी है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा ख्याल था कि वो आगे आगे जाएगा, मगर वो दरवाजे से एक तरफ हटकर खड़ा हो गया, जैसे मुझे रास्ता दे रहा है। मैं तेज तेज कदम उठाता दरवाजे तक गया और बाहर झांक कर देखा। 6-7 पुलिस कांस्टेबल निस्वत दायरे में खड़े थे, गोया मुझे गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। मैंने एकदम से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाई और छलांग लगाकर अंदर वाले सिपाही के ऊपर गिरा। वो मेरे बोझ से नीचे आ रहा। कुछ मुसाफिर शोर सुनकर हड़बड़ाकर उठ बैठे। मैंने सिपाही की गर्दन पर पूरी कुआं से अपना सीधा हाथ मारा। वो पीछे को लुढ़क गया। मैंने गुसल खाने की तरफ दौड़ लगा दिया, जिसकी वाहिद खिड़की सफ़ेद धुंधले शीशे से बंद कर दी गई थी। मैंने कोहनी मारकर शीशा चकनाचूर किया और दूसरी तरफ कूद गया। दूसरी तरफ एक तंग सी कचरा गली थी। मैं एक तरफ दौड़ने लगा। गली पार की तो आगे एक खुली जगह आ गया, जहाँ रात के अंधेरे में एक क्वार्टर के बाहर बल्ब रोशन था। मैं छलांग लगाकर क्वार्टर की दीवार फांद कर दूसरी तरफ एक और इहाते में आ गया, जहाँ मुझे रेलवे लाइन और सिग्नल की लाल सब्ज बत्तियां नजर आईं। मैंने इहाते को दौड़कर पार किया और रेलवे लाइन के साथ साथ जितनी तेजी से चल सकता था सामने की जानब चलने लगा। मेरा जो ज्ञान लिबास मेरे रास्ते में बुरी तरह हायल हो रहा था। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं जिधर जा रहा हूँ कहाँ पहुँच जाऊँगा। दाएं जानब रेलवे गोदाम की ढलवां छतें नजर आ रही थीं। सामने से एक इंजन शंट करता चला रहा था, जिसके पीछे 2-3 डब्बे लगे थे। इंजन की रफ्तार सुस्त थी। जो ही वो मेरे करीब से गुजरा, मैं लपक कर एक डब्बे में चढ़ गया। इंजन रेलवे यार्ड में जाकर एक माल गोदाम के पीछे जाकर रुक गया। यहाँ से शायद उसने लाइन तब्दील करनी थी। वो वापस उल्टा चलने लगा तो मैं दूसरी तरफ उतर गया। यहाँ कांटेदार बाड़ लगी थी। उसके पीछे मद्रास की कोई आबादी थी, जिसकी रोशनियां अंधेरे में झिलमिला रही थीं। कांटेदार तारों में से इंतहाई एहतियात से गुजरकर मैं बस्ती की तरफ तेज तेज कदमों से चलने लगा। मुझे डर था कि अभी पीछे से पुलिस की गाड़ी आकर मुझे गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन मैं स्टेशन से कुछ ऐसी उल्टी सिमत को दौड़ा था कि सिपाही शायद स्टेशन की शुमाली जानब अभी मुझे तलाश कर रहे थे। मद्रास और उसके कुर्बो जवार का इलाका मेरा देखा भला था, लेकिन मुसीबत यह थी कि यहाँ भी मैं दो एक संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था। अगरचे पुलिस के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब तो हिंदुस्तान के सारे सूबों की खुफिया पुलिस को मेरी तस्वीर और कारनामों से आगाह कर दिया गया होगा। साधुओं वाला भेष मेरी शिकल और उंगलियों का निशान नहीं बदल सकता था। यह बड़ा कच्चा काम था। दिन निकलने पर अगर किसी जगह किसी पुलिस वाले का आमना सामना हो जाता तो वो मुझे पहचान सकता है। इन हालात में मैं कोई भी भेष बदल कर क्यों न फिरूं, मुझे यकीनन पहचान लिया जाएगा। मेरे लिए रिपोर्ट होने का एक ही तरीका था कि मैं रामेश्वरम के मंदिरों का रुख करने की बजाय तमिलनाडु के जंगलों को अपना ठिकाना बनाकर कुछ अरसा वहाँ गुजारूं। जब हालात मामूल पर आ जाएं, तो मैं अपने हेडक्वार्टर से राब्ता पैदा करके किसी नए रूप और नई शक्ल में दुश्मन के खिलाफ अपनी सरगर्मियों का आगाज करूं।